हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची के अंदर क्या हो रहा है, ये वो वाहिद सवाल है जो इस वक्त कराची में रहने वाले एमकेएम के वोटर्स पूछते नज़र आते हैं और जवाब किसी के पास ताहाल मौजूद नहीं है। एमकेएम मार्च 2015 से ही मुश्किलात का शिकार हुई और ये मुश्किलात जो थी वो बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि मुत्तहिदा के जो बानी थे उनकी तकरीर, उसमें पाकिस्तान पे पाबंदी, और उसके बाद से जो पार्टी थी वो फारूक सत्तार साहब के हाथ में आई। फारूक सत्तार साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन उसके बाद से पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी आती रहीं, जो कि छुपती भी रहीं और छुपाई जाती भी रहीं। फाइनली अब कुछ अर्सा पहले जब ये सेनेट इंतखाबात की टिकटें थी तो ये जो हंडिया थी ये बीच चौराहे में फूट गई, और यूं फूटी कि कामरान टिसोरी इसका बहाना बने। कहा यह जाता है और फारूक सत्तार भी ये कहते हैं कि बहाना वो थे, निशाना फारूक सत्तार थे, लेकिन बहाना कामरान टिसोरी थे। ये दुरुस्त है या नहीं? दूसरी तरफ मुत्तहिदा की जो पार्टी है राब्ता कमेटी पे चलती है, राब्ता कमेटी इसको चलाती है, वो ये कहती है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी एक फर्द वाहिद की वजह से पार्टी टूटे और एक फर्द वाहिद ही किसी को पार्टी का टिकट इनायत करे, जबकि जो राब्ता कमेटी है उसकी मुखालिफ है। उन्होंने कामरान टिसोरी साहब को निकाला, फारूक सत्तार साहब ने राब्ता कमेटी को मुअत्तल किया, यानी उसको निकाला, और अब सब मिलके एक दूसरे को निकालने में हैं और ये भी कोई नहीं पूछ रहा कि मुझे क्यों निकाला। अब क्या होगा मुत्तहिदा का? मुत्तहिदा मुंतशिर कौमी मूवमेंट बन चुकी है, ये मुत्तहिद होगी नहीं होगी, इसका क्या मुस्तकबिल है? और सबसे ज्यादा नाउमीदी कराची के वोटर को, उर्दू बोलने वाले वोटर को है, जो कि ये समझता था कि उसकी वाहिद नुमाइंदा जमात, या समझता है कि उसकी वाहिद नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। बहादुराबाद और पीआईबी, उससे पहले पीएसपी, उससे पहले हकीकी, उससे पहले, यानी बहुत सारी तकसीमें हुई, लेकिन ये जो तकसीम है इसने मुत्तहिदा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचा है कि कन्वीनर कौन है, उसके ऊपर बात चल रही है। सेनेट इलेक्शन सर पे हैं, इल्ज़ामात आ रहे हैं कि इंतखाबात के लिए जो टिकटें हैं वो खरीदी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ामात हैं। क्या होगा? बहुत सारे सवालात और शख्सियत हमारे साथ एक हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद ग्रुप के फैसल सब्जवारी साहब, जो कि बहुत जाना माना नाम है और बहुत जिस आती भी हैं रहनुमा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बस गुजारिश ये है कि मैं मुत्तहिदा पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहा हूँ, उसके मरकज़ जो कि आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में है, कोई ग्रुप नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला ये सूरत रहेगी भी नहीं कि कोई बहादुराबाद में और कोई पीआईबी में है। जी फैसल साहब, हमारी दुआ है कि ऐसा हो, और ये दुआ सिर्फ मैं नहीं करी, ये दुआ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की शाहराह है कराची, उस पर उर्दू बोलने वाले वोटर्स भी ये दुआ कर रहे हैं। लेकिन इसका अंदाज़ा शायद आप लोगों को नहीं है, जो कि दो ग्रुप्स में अलग अलग मकामात पे बैठे हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि आपका वोटर आप लोगों के बारे में, यानी आप अपनी जमात के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपने अपने वोटर को इस वक्त कहाँ खड़ा कर दिया लाके? जी बिल्कुल, इस बात का अंदाज़ा है, न सिर्फ अंदाज़ा है, इदराक है, बल्कि इस बात का इजहार भी किया जाता रहा है हमारी जानिब से। ख़ुद मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही है कि हमारे 90% से ज़्यादा कारकुनान जो थे वो अपने घरों पर बैठे हुए थे जब ये सूरत हाल इवॉल्व हो रही थी, और आज भी हमारे वोटर्स की और कारकुनान की बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो इस सूरत हाल से खुश नहीं है। इस सूरत हाल से खुश ना होना और दुरुस्त और गलत की तमीज़ ना करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहाँ लोग ये नाला हैं कि ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई, जहाँ लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि सूरत हाल जल्द अज जल्द निमट जाए, वहाँ उन्हें यह भी अंदाज़ा है कि मसाइल कहाँ से शुरू हुए, मसाइल की जड़ क्या है, उसूल कहाँ है और फ़र्द कहाँ है। तो मेरे ख्याल में ये बातें भी हमें इन तमाम बातों का बखूबी इदराक है, और हमारे वोटर्स को और कारकुनान को भी। आपके ख्याल में उसूल क्या हैं? आप उसूल पे हैं? आपके ख्याल में एमकेएम क्यों तकसीम हो रही है? आपके ख्याल में अगर एमकेएम के कोई इस वक्त कायद थे फारूक सत्तार साहब, तो उनके पास इख्तियार नहीं है, और क्या उनके कोई उसूल नहीं है?
पहली बात तो फारूक सत्तार साहब कायद नहीं थे, ना हैं, ना होंगे, ना ही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, हैं, होंगे और कोई भी नहीं होगा। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के बाद हमने ये तय कर लिया था कि अब हम इस सूरत हाल से दोबारा नबर्द आज़मा हो नहीं सकते कि जहाँ हम शख्सियत परस्ती में इतना आगे चले जाएं कि हम जमहूरियत के, मुआशरत के, अखलाकियात के कोई भी उसूल सामने आए उसको पामाल करते चले जाएं महज शख्सियत परस्ती की खातिर। तो ये तो तय था और ये फारूक भाई के भी इल्म में था और सबके सामने डिस्कस होता था कि ये जमात एक मशावरती और आगे जाके जमहूरी अमल के ज़रिए चलेगी। अब देखिए 22 अगस्त से पहले की एमकेएम में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थीं। मिसाल के तौर के ऊपर एक आम कारकुनान की, निचले गरीब व मुतवस्सित तबके की जमात क्यों कर इतनी बड़ी जमात बन गई कि उसके नज़्म ज़ब्त की सब मिसालें देते थे। महज खौफ नहीं था, ये तो हमारे नाक़िदीन कहते हैं ना बंदूक की बुनियाद पे होता नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इंसाफ अगर आपने तंजीम के अंदर किया, अदल किया, पैसे की बुनियाद पे मरातब का तयन नहीं किया, अक़रबा परवरी को फ़रोग़ नहीं दिया, ग्रोहबंदी की हौसला शिकनी की, दोस्ती को कहा कि ज़हर क़ातिल है जमात के लिए, ये सारी वो अच्छाइयाँ थीं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एमकेएम बनी। फिर क्या हुआ? बदकिस्मती के साथ कामरान टिसोरी साहब का जो एपिसोड है वो हैं तो एक फ़र्द, लेकिन उनकी शमूलियत से लेकर उनकी इतनी तेजी से गैर मामूली, मुनफरिद, अछूती, गैर मंतकी तरक्की के साथ साथ ये सारे के सारे उसूल भी कॉम्प्रोमाइज होते चले गए और उसके नतीजे में जो एमकेएम का तंजीमी ढांचा है वो मुतासर होता चला गया। तो चॉइस बारहा ये आई कि कामरान टिसोरी साहब को बर्दाश्त कर लिया जाए तंजीम के इत्तेहाद की खातिर, लेकिन अब सूरत हाल ये आ गई थी कि अगर अभी भी ये उनके हवाले से ये गैर मंतकी फरमाइश मान ली जाए कि उन्हें आला तरीन ओहदे इस बात पे दे दिए जाएं कि जनाब उन्हें खुश रखना है और इन्हें खुश रख के अल्लाह ही जाने कौन कौन खुश हो सकता है, तो यहाँ साथियों ने तय ये किया कि नहीं, इनाफ इज़ इनाफ, हम उसूल की बात करेंगे और हमारी उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल फारूक सत्तार भाई भी उसूल की ही बात करेंगे और वो जल्द हमसे आने लगेंगे। अच्छा, नहीं मगर आप अभी भी आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फारूक सत्तार साहब ने जो अभी हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि साजिशें हो रही है उनके खिलाफ। वो पहले भी कहते रहे कामरान टिसोरी कोई इशू नहीं था, वो तो सिर्फ बहाना है, जो निशाना है वो फारूक सत्तार निशाना है और इसमें बहुत सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स का भी जिक्र आता रहा है। आप ये नहीं समझते कि अगर एक कोई शख्स आपकी पार्टी को, ये उनका मौक़िफ़ है, मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जब पार्टी के पास पैसे नहीं है, पार्टी के पास वो बहरान में गिरी हुई है और वो उसकी मदद कर रहा है, तो अगर आप फारूक सत्तार की जगह होते तो क्या करते? पहली बात तो ये है कि जब कामरान टिसोरी साहब एमकेएम में आए हैं फरवरी 2017 में, तो 23 अगस्त से फरवरी तक तकरीबन 6 माह होने को आ रहे थे। हम एक अजीमुशान जलसा-ए-आम निश्तर पार्क में कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वैनिश हो गए थे और किसी गली के कोने में बैठे हुए थे। दर्जनों प्रोग्राम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम कई हज़ार लोगों पर कर चुके थे और एक बहुत तारीखी जलसा, जिंदा जलसा हम निश्तर पार्क में 30 दिसंबर 2016 को कर चुके थे। मिड फरवरी में हैदराबाद में हम जलसा अनाउंस कर चुके थे जो होने भी जाना था, लेकिन 7 के धमाके की वजह से उसको मुलतवी करना पड़ गया। दूसरी बात ये कि ये तासुर यकसर गलत है, या आप मेरे ख्याल में कामरान टिसोरी साहब से ही पूछ लें किसी रोज कि उन्होंने एमकेएम में कितने पैसे दिए हैं। लोगों का तो तासुर ये बनाया गया कि उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए दिए हैं। जब उनसे ये दरियाफ्त किया गया बहुत जिम्मेदारी के साथ फारूक सत्तार भाई के सामने, तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं करता। तीसरी बात यह है कि एमक्यूएम में उनकी शमूलियत, उस पर इख्तिलाफ था। फारूक सत्तार भाई के कहने के ऊपर उनका मान रखने के लिए बहुत सारे साथियों ने सरे तस्लीम खम किया। वो आ गए चंद हफ्तों के बाद, उनको कहा कि फारूक भाई ने कि राब्ता कमेटी में ले ली जाए, बहुत ज़रूरी है। कई लोगों का इख्तिलाफ राय था, फारूक सत्तार भाई की बात रखते हुए उनको ले लिया गया राब्ता कमेटी। चंद हफ्ते के बाद उनको जुलाई के महीने में कहा गया कि इंतखाबात लड़वा दें ज़िमनी, उसमें बाद साथियों को इख्तिलाफ था। फिर फारूक सत्तार भाई की बात पे सरे तस्लीम खम किया
और उन्हें इलेक्शन लड़वा दिया। उसके चंद महीने के बाद उनको डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया सितंबर के महीने में एमकेएम का। जो 30-30 साल गुजारने वाले मरकजी जिम्मेदारियों पर रहने वाले लोगों के पास ये जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, लेकिन फैसल साहब वो ये कह रहे हैं कि 99% लोगों ने उनका मुतालबा तो सिर्फ एक सेनेट की नशिस्त का था ना। अगर वो 2 साल में भी आपकी जमात के अंदर हैं और अगर आपके जो सरबराह हैं पार्टी के वो ये चाह रहे हैं कि वो सेनेट के अंदर आ जाएं, तो इसमें क्या हर्ज था? आई मीन इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? क्या वाकई कोई साजिश हो रही थी? आप तो मीडिएटर्स में से हैं, मीडिएशन करा रहे हैं, मगर क्या वाकई कोई साजिश हो रही थी जो फारूक सत्तार साहब जिसका बात कर रहे हैं जिसके बारे में? जी, साजिश तो बिल्कुल हो रही थी, लेकिन फारूक सत्तार भाई के खिलाफ नहीं हो रही थी, तंजीम के खिलाफ हो रही थी। और उसी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं बार बार कि कामरान टिसोरी साहब का आना और उनको मुख्तलिफ मनासिब दिए जाना मसला नहीं था। मसला ये था कि उन मनासिब पर आने के बाद उन्होंने किस तरीके से एक्ट किया। हमारी तंजीम में गिरोहबंदी करवाना, लोगों को पैसे की बुनियाद के ऊपर खरीदना, अपनी जानिब माइल करना, रागिब करना, और ये सारी की सारी वो इल्लतें हैं कि जिनसे एमकेएम तो जमी बोस हो जाएगी। भले एक सेनेटर बने या 4 सेनेटर, फिर एमकेएम कायम दायम नहीं रह सकेगी। तो इस बुनियाद के ऊपर साथियों ने इख्तिलाफ किया, और अगर इख्तिलाफ किया, आपके ख्याल में कामरान टिसोरी साहब को किसने लॉन्च किया? फारूक सत्तार साहब किसके कहने पे उनको पार्टी के अंदर लेके आए? ये मुझे इल्म नहीं। फारूक भाई खुद बयान करते हैं कि उनकी इनसे दोस्ती है। मुझे नहीं इल्म कि किसके कहने के ऊपर लेकर आए, लेकिन कामरान टिसोरी साहब के हवाले से जो उनके जो ताल्लुकात के हवाले से वो शहर कराची में मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं, उस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन आपकी पार्टी को तो बहरहाल नुकसान हुआ ना। वो एक जो साजिश थी वो कामयाब हो गई, और उसकी कामयाबी में आप लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला। जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन में पहले पहुंच गए, जिस तरह से आपने उनको मुअत्तल कर दिया, और ये मामला जो है वो मीडिया के सामने आ गया। नहीं आसमा, आप यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस ना। मकसद ये कि रिसीविंग एंड और गिविंग एंड में फ़र्क तो करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन में इसलिए गए कि 8 फरवरी कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख थी सेनेट की। 7 फरवरी की सुबह 2 बजे तक फारूक सत्तार भाई बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, यहाँ राब्ता कमेटी के दफ्तर नहीं आए, तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उम्मीदवारान के नामों का ऐलान करना पड़ा। फारूक भाई ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि मैं तो तैयार हूं हैदराबाद जाने के लिए, अगर मुझसे मीडिया पर आकर ये कह दें। हमारे सारे साथियों ने आके मीडिया पे ना सिर्फ ये कहा कि फारूक भाई आप तशरीफ ले आइए, हमने कोई उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया, किसी उम्मीदवार का, आप ही आकर फाइनल करेंगे। आमिर खान भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सब खड़े हुए थे। फारूक भाई तशरीफ नहीं लाए, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा मैं यहां नहीं आ रहा, अपने उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा करा दिए जाए। मेरे फिर तो ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर फारूक सत्तार के ऊपर आयद हो गई ना, कि उन्होंने अपने फैसले गलत किए और उनके अंदर कायदाना सलाहियतें मौजूद नहीं थी कि वो पार्टी को मुत्तहिद न रख सके और पार्टी की राब्ता कमेटी के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके। ये तो बात आपने कह दी। कोई सख्त तबसरा नहीं करना चाहूंगा मैं। हाँ ये जरूर कहूंगा कि फारूक भाई से जो शिकवा है मुझे, वो ये है कि उन्होंने जो अपने मुशीराने खास चुने हैं, खासकर इतने मुश्किल वक्त में कौम देख रही, उन नामों को, उन नामों से वाबस्ता माजी के फैसलों को, उनके अमाल को, और फिर ये परेशान है कौम कि फारूक भाई को इनके अलावा कोई मुशीर नहीं मिले। अच्छा, अब इसी निकालने वाला तंजीम का दोस्त हो सकता है या तंजीम को मुश्किल में डालने वाला। और इसी सूरत में एक नारा भी आ गया है जो आप कह रहे हैं, उसी में आ गया कि बड़े भाई का छोटा भाई फारूक भाई। ये नारा कहां से आया और बड़ा भाई कौन है? आसमा देखिए, ये बात तय हुई थी 23 अगस्त के बाद कि किसी फर्द का, किसी शख्स का नारा लगेगा नहीं। फारूक सत्तार भाई भी एक मखसूस मुद्दत तक ही रह पाएंगे कन्वीनर, और कन्वीनर का इंतखाब हो या डिप्टी कन्वीनर या राब्ता कमेटी, वो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक जमहूरी तरीके से कराएंगे। इसका 12 इस ख्वाहिश का हमने इजहार किया था। यही वजह है कि किसी फर्द की तस्वीर नहीं होगी, जमात का परचम होगा, जमात का इंतखाबी निशान होगा, जमात के नारे होंगे। बदकिस्मती के साथ वहां फर्द के हक में और अफराद के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए हैं। तो ये तो फारूक सत्तार भाई या उनके मुशीराने खास ही जवाब दे सकते हैं। वो तो खैर अभी देखिए, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी फैसल, जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा कारकुनों को गुमराह किया जा रहा है, अब दूध से मक्खी की तरह उनको निकाला गया है, और ये उनको निकाला गया। आई मीन राब्ता कमेटी ने ये फैसला किया कि डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ नहीं है और इलेक्शन कमीशन में वो चले गए, वो नहीं गए उसके ऊपर।
और आपने एक पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया, आपने बताया उसका कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मसला ये है मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट पार्टी टिकट का बताया। और मैं अर्ज करूं, और दूसरा जो मैं कह रहा हूं, देखिए एमक्यूएम में क्या फर्क है और दूसरी जमातों के, या तो हम ये मान लें कारकुनान के सामने आके फारूक भाई को भी कहना पड़ेगा और सब हम सबको कि हम झूठ बोलते थे जो तरबियती इजलास करते थे और ये कहते थे कि हम सब कारकुनान हैं और तंजीमी जिम्मेदारियां आने और जाने वाली चीज हैं। हमारे यहाँ ओहदा नहीं कहा जाता, जिम्मेदारी कही जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है। और माजी में कोई 5 बार तो मैं गिनवा सकता हूं कि फारूक सत्तार भाई राब्ता कमेटी में आए, डिप्टी कन्वीनर बने, हटा दिए गए, राब्ता कमेटी से भी हटा दिए गए, कौमी असेंबली के पार्लिमानी लीडर से भी हटा दिए गए। बिल्कुल। कभी ये तासुर नहीं आया कि उनको दूध में से मक्खी की तरह से निकाला गया है। उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं हुई। आज भी किया क्या है राब्ता कमेटी ने? किया ये है कि उन्हें तंजीम के कन्वीनर के ओहदे से सुबुकदोश किया है तंजीम के आइन के मुताबिक। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को चुना है कन्वीनर तंजीम के आइन के मुताबिक। फारूक भाई उतने ही एमक्यूएम के रुकन हैं जितना मैं या कोई और हमने उनकी तरफ क्या कहा है ये कन्वीनरशिप का कजिया खड़ा होने के बाद भी कि अच्छा। भाई ये तंजीम का सदर दफ्तर है, आप आइए, बिल्कुल तशरीफ लाइए, हम बैठते हैं, नहीं आप डिप्टी कन्वीनर क्या दीगर ओहदे भी राब्ता कमेटी आपको देने पर आमादा हो जाएगी इत्तेहाद और तंजीम। लेकिन माइनस कामरान किशोरी, लेकिन बदकिस्मती के साथ फारूक भाई तो अपने घर से 3 किलोमीटर क्या आ पाते हैं। फारूक भाई तो अपने ही घर की छत के ऊपर जब पूरी राब्ता कमेटी बैठी थी वहां तशरीफ नहीं लाए। ये है तशवीशनाक बात। अच्छा ये बिल्कुल, लेकिन फैसल शायद जिनके 22 हमें फिर ये रद्द अमल में। बिल्कुल फैसल, आप शायद बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आप जो उसूल, बिल्कुल आप एक बहुत पढ़े लिखे उसूल पसंद शख्सियत हैं और आप में बहुत सारी आपकी जमात में लोग भी हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें हर चीज़ जो है वो उसूलों के मुताबिक कैसे चलेगी, इस आइडियलिज्म से भी निकल के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आके इस पर भी बात करूंगी और इसके साथ साथ कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में एमक्यूएम को क्या होने वाला है पॉलिटिकली। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निगाहें कराची की तरफ हैं और कराची के रहनुमा क्या फ़ैसला करते हैं, क्या खुशखबरियाँ देते हैं अपनी जमात को यानी एमक्यूएम को, उसके बारे में हम बात करें। फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो बातें आप करते हैं हम जैसों को बहुत पसंद आती हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो कहते हैं कि निचले तबके की आवाज़ बनना चाहिए वगैरह वगैरह बहुत। लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपकी पार्टी को बहुत परेशानियाँ भी हैं और बहुत सारे ब्रिजेस भी आपको चाहिए इस वक्त, उसमें क्या हो सकता है और अब मुत्तहिद होने की तरफ क्या आप कहेंगे कि किस तरह से कोशिशें हो सकती हैं? देखिए, मुत्तहिद होने के लिए तो ये हो सकता है, पहली बात तो ये कि तकसीम ही क्यों हुई। तकसीम हुई उसूल और बेउसूली के मसले पे ये तय करना पड़ेगा आगे के लिए भी। दूसरी बात ये कि हमने आखिर वक्त में तकरीबन ये 11 फरवरी की नहीं 12 फरवरी की सुबह फारूक सत्तार भाई को 11 की स्क्रूटनी, हाँ 11 की सुबह ये कह दिया था कि आप एक कामरान टेसोरी के मसले पर आप अड़ गए। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी आपको ये इख्तियार देती है कि आप चारों के चारों सेनेट के अरकान अपनी मर्जी से नामजद करें। आप तशरीफ़ लाएं, उस वक्त तक वो कन्वीनर थे एमक्यूएम के, आप तशरीफ़ लाएं, राब्ता कमेटी का इजलास करें और आगे बढ़ाएं मामलात को, तंजीम को आगे लेकर जाएं। आपने एक नेगेटिव मोबिलाइजेशन करके जो लोग आपकी तरफ आए हैं जितने फ़ीसद भी हों उनका एक इजलास तलब किया है, इसको ख़त्म करें। क्योंकि उस इजलास के हवाले से फ़ारूक भाई ने एक रात पहले ये कहा था कि मैं शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। तो हमने कहा कि अगर आप ये इंतहाई इक़दाम उठाने जाएंगे तो फिर यकीनन राब्ता कमेटी इस बात के ऊपर इसके अलावा कोई चाराकार नहीं होगा कि फिर हम तंजीम के आइन को और रिवायात को सामने रखें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। बदकिस्मती के साथ इन सारी की सारी मस्बत पेशकशों का जवाब नहीं मिल सका। फारूक भाई के जो मुशीरान ख़ास हैं वो इस बात पर अड़े रहे और फारूक भाई को कहते रहे
कि ये इजलास करें और ये इजलास करके पूरी राब्ता कमेटी को आप उनके घर भेज दें। अच्छा, हमें घर जाने में भी कोई मसला नहीं है, तो हम कहकर आए थे फारूक भाई को उनके घर पे कि जी आप चला लें एमक्यूएम, आप और कामरान टिसूरी साहब और हम सब के सब 30-32 लोग जो हैं हम अपने घरों पर जाकर बैठते हैं। कोई पेशेवर सियासतदान तो है नहीं, लेकिन फिर बात साथियों की ये राय थी कि भाई जिस तंजीम को हमने 23 अगस्त के बाद खड़ा किया है और जिस मकसद को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, आया हम मोहतरम टिसूरी साहब और इन जैसे दीगर अहबाब के हाथों इस कौम को या हमारे असीर कारकुनान को और उनकी फैमिलीज को छोड़ दें? ये एक बड़ा सवाल था कि जिसके ऊपर लोग खड़े हुए। तीसरी बात यह कि वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि आज भी फारूक सत्तार भाई को एमकेएम की राब्ता कमेटी के कन्वीनर और दीगर जिम्मेदारान की तरफ से बिल वास्ता और बिला वास्ता ये दावत है कि इस तंजीम के रुकन हैं वो तशरीफ लाएं बहादराबाद। यहाँ हम करते हैं राब्ता कमेटी का, लेकिन अब तो मामला बहुत आगे चले गए, अब तो फासले बहुत बढ़ गए हैं। जी हाँ, तो मैं अर्ज करूँ ना कि वो जो भी फैसले होंगे वो बहरहाल तंजीम जिस कायदे कानून पर चलती है उसी के मुताबिक हो पाएंगे। देखिए, ये तो अल्ताफ हुसैन साहब करते थे और वो भी एमकेएम के आइन के हिसाब से नहीं करते थे, लेकिन वो बस करते थे। उनके पास और कोई अथॉरिटी हो ना हो, मॉरल अथॉरिटी तो थी ना, तो वो राब्ता कमेटी तहलील कर देते थे सुबह में, शाम में नई राब्ता कमेटी बना देते थे। ना कोई आइन का पूछता था, ना कोई कानून का पूछता था, ना कोई उसका इख्तियार का मांगता था। हमारा ये कहना है कि फारूक सत्तार भाई को जितने इख्तियारात चाहिए थे बतौर कन्वीनर, हम उन्हें तमाम इख्तियारात देने के ऊपर आमादा थे और हैं, बशर्त ये कि वो तंजीम की रिवायात, उसूलों, मंतक और मेरिट पर मुश्तमिल हों। अगर उसूल पे बात नहीं होगी, अगर रिवायात पर बात नहीं होगी, अगर मंतक पर बात नहीं होगी, तो मेरिट पर बात नहीं होगी, तो फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात भी कोई नहीं सुनेगा। सही, लेकिन बिल्कुल, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये सब चीजें 3 मार्च के बाद तक के लिए उठा रखी जाती और एक निशिस्त का मसला था वो बाद में भी हल हो सकता था। अब आप देखिए आपके कितने लोग आपके साथ हैं जो कि सेनेट के अंदर किसको मुंतखब कराएंगे। 6 लोगों की आपके तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, दोनों के मिक्स उसमें है, कौन किसको वोट देगा। दूसरी तरफ इल्जामात आ रहे हैं कि आपके वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, एमकेएम बराए फरोख्त हो गई है, रेंट पार्टी का लेबल आपके ऊपर लग रहा है। नहीं, बराए फरोख्त तो उसी वक्त शायद हो जाती है जब ये कहा जा रहा है कि पैसे की बुनियाद पे फलां को फलां मर्तबा दे दो एमकेएम में। तो ये क्या है बराए फरोख्त नहीं होना है? तो पहली बात तो एमकेएम नहीं है बराए फरोख्त, हमने नहीं मानी ये बात। दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं कि एमपीएस को खरीदने की बात हो रही है। हमें खदशा ये है कि ये एमपीए तो एक वोटर होता है ना सेनेट का, और 21 वोट चाहिए एक जनरल सीट के लिए। यहां तो पूरी पूरी सीटें गोद में देने की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी की झोली में फेंकने की। तो पीपल्स पार्टी को यहां अगर 3 एक्स्ट्रा सेनेट की सीटें मिलती हैं, तो जहां एक एक उम्मीदवार 25 करोड़ लेकर बैठा हुआ है, आप देख लीजिए कि 3 सीटों के कितने पैसे हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये बहुत सारे खदशात हैं जो हमारे सामने। यही वजह है कि हमारी ख्वाहिश है कि ये मसला जल्द से जल्द निपटे, अनाओं को पसे पुश्त डालकर उसूलों की बुनियाद के ऊपर इस कौम और हमारे वोटर्स और कारकुनान के हक में मज़बत फैसले किए जाएं, भले वो तल्ख ही क्यों ना हो। मिलकर साजिशों का मुकाबला किया जाए और ये सेनेट के इंतखाबात जो होने वाले हैं उसमें एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवारान का वोट एक ही जगह पड़े, ये है हमारी ख्वाहिश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल सब्जवारी साहब हमसे बात कर रहे थे। खुदा करे कि ये मसला हल हो, क्योंकि कराची में रहने वाले और कराची नहीं अर्बन सिंध में रहने वाले इस जमात को अपनी वाहिद नुमाइंदा जमात समझते हैं। ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात है और अगर इसको कुछ नुकसान होता है तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा खला हो जाएगा और वो कोई पुर नहीं कर पा रहा अब तक कराची के अंदर, उसके वोट बैंक के अंदर। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम पीआईबी में रहने वालों के साथ भी बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से और क्या वाकई एक शख्सियत के लिए अपनी पूरी जमात को भेंट चढ़ा देना चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप बात सुन रहे थे फैसल सब्जवारी साहब की, जो कि ये इस बात के ऊपर बड़े पुरयकीन हैं कि ये सब मामलात हल हो जाएंगे, मगर कैसे होंगे। पीआईबी से भी इस पे बात करनी चाहिए और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीआईबी से ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब जो कि एमएनए भी हैं
और सीनियर रहनुमा भी हैं MKM के, और उनके साथ मौजूद है जनाब रफत सईद साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं आज न्यूज़ के और बहुत सीजन्ड एंड सीनियर सहाफ़ी भी हैं। तो पहले तो मैं रफत साहब, आपने बात सुनी फैसल की भी और आप पूरी नज़र में है आपके सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, आपको क्या लगता है अब इस मसले का हल क्या है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन बिल्कुल करीब है और कुछ मामला हल नहीं हो रहा। देखिए आसमा, सूरत-ए-हाल ये है कि अब हम भी ये सूरत-ए-हाल समझने से कासिर हैं कि जैसे कि MQM पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो अगर जब से भी ये भाई भाई हैं, मसला कोई नहीं है, इख्तिलाफ कोई नहीं है, तो ये झगड़ा किस बात का है? वो जब ये भी कहते हैं कि कामरान टसूरी का मामला भी नहीं है, किसी और किस्म की कोई और चीज़ भी नहीं है, हम मिल लेंगे, हम मिलने वाले हैं, हम करीब हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है इनकी ये बात। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब ये इनका ये कहना है साथ साथ कि ये हमारे इख्तिलाफात जो है जल्द दूर होने वाले हैं, तो ऐसे क्या अब रुकावट है जिसकी वजह से ये दूर नहीं हो पा रहे हैं, ये क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, मसाइल है क्या, असल मसला क्या है, ये अब तक हम भी अब समझने से कासिर हैं। कहीं कहीं लगता है ऐसा है कि ये सूरत-ए-हाल कहीं ये मिल के तो नहीं हो रहा है सारा काम, लेकिन फिर कुछ बाज़ मामलात में जिस तरह इख्तिलाफात सामने आते हैं तो उससे इस बात ये बड़ी आया होती है कि नहीं, इख्तिलाफ कहीं ना कहीं ज़रूर है। बिल्कुल रफ़त साहब, अभी खालिद साहब मैंने फैसल साहब से भी ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपकी पार्टी बराए फ़रोख्त का वो लग गया, रेंटा पार्टी का उसके ऊपर लेबल लग गया है, सेनेट हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बोलियाँ लग रही हैं हमारी और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने पूरा इल्ज़ाम जो है वो PIB के ऊपर लगाया कि वो नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो हल हो। तो आप क्यों अपनी पार्टी को जो है आपने रेंटा पार्टी कर दिया है, बराए फरोख्त कर दिया है? आपकी 4 नशिस्तें सेनेट की आ सकती हैं, अब तक कोई आपको समझ नहीं आ रहा आपके MNAs MPs किधर जा रहे हैं। तो ये तो सरासर डॉक्टर फारूक सत्तार और PIB का नुकसान भी है और कसूरवार भी आप हैं, नहीं? देखें, इसमें आप जो सेनेट की बात कर रही हैं तो सेनेट के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि टिकट को मैं साइन कर दूं। फारूक सत्तार भाई ने उसको टिकट को साइन कर दिया और जितने हमारे कैंडिडेट हैं वो सब के सब जो हैं वो इस वक्त उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है। तो सेनेट के ऊपर तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा झगड़ा है या सेनेट तो मुझे कैसे आपको समझ में नहीं आता? कामरान टिसोरी आपको नजर नहीं आ रहे जिनसे जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, वजह तनाजा वो हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे? पूरी राब्ता कमेटी कह रही है कि आप उनको टिकट ना दें और आप बजिद हैं कि हमने उनको लेके ही आना है, पूरी पार्टी तोड़ दी आपने। कामरान टसूरी जो पार्टी में आए थे तो मुझे बताइए कि उस वक्त पार्टी के अंदर कौन सी दूध की नहरें बह रही थी, कौन सी पार्टी जो है उसके हालात बहुत अच्छे थे। कामरान टसूरी तो उस वक्त आए थे जिस वक्त पार्टी की गली से कोई गुजरने को तैयार नहीं था 22 अगस्त के बाद। तो कामरान टसूरी ने तो क्या हासिल करना था और क्या लेने के लिए आना था उन्होंने। तो बहरहाल ये बात मतलब कोई अच्छा टाइम होता, कोई अरूज का टाइम होता तो कामरान टसूरी अगर पार्टी को ज्वाइन करते तो मैं समझता कि शायद वो अपने मफादात के लिए आए। उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के लिए वो किया है, लेकिन बात यहाँ पर अभी तक तो ये डिसाइड ही नहीं है कि कामरान टसूरी ने सेनेटर बनना है या किसी और ने बनना है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है सरबराही लेने के लिए और कन्वीनियर लेने के लिए। जब आज इन्होंने जाके एक पटिशन दायर की है कमर नवी साहब ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में, और जब उसमें ये अब जब कल ये अनाउंस कर रहे थे, परसों ये अनाउंस कर रहे थे कि फारूक सत्तार जो हैं वो ना सरबराह हैं ना कन्वीनर हैं। अगर वो नहीं थे तो वहाँ से वो कोई नोटिफिकेशन लेकर आते। आज पटिशन दायर करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात वाज़ेह करती है कि फारूक सत्तार ही कन्वीनियर हैं, फारूक सत्तार ही सरबराह हैं और फारूक सत्तार ने कोई अपनी अना का मसला नहीं बनाया। मगर आपकी पार्टी का आइन क्या कहता है? अच्छा मैं रफत साहब ये जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, आपके तो आंखों के सामने MKM बनी है। इसमें जरा मेरी बात सुन लीजिए, इसमें मैं एक बात कर दूं जी। पार्टी का आइन ये कहता है कि जब तक कन्वीनियर जो है वो इजलास की सदारत नहीं करेगा, जब तक आप इजलास नहीं बुला सकते, क्योंकि कन्वीनियर अगर पाकिस्तान से बाहर हो या शदीद अलील हो और इस सूरत में वो नहीं आ सकता, तो उन्होंने जो भी इजलास बुलाया है वो फारूक सत्तार की गैर मौजूदगी में बुलाया है। पहले दिन जब फारूक सत्तार से इजलास इन्होंने किया जो कि गैर आईनी था, तो फारूक सत्तार ने इनको रिटन में लिखकर भेजा कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे। हाँ, लेकिन ख्वाजा साहब ये इल्जाम भी तो लग रहा है ना कि आपने आइन में तरामीम, आपने आपकी पार्टी आपके ग्रुप ने आइन में तरामीम करा ली, और ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है कि आपने किस तरह से तरामीम करा ली। जी, अगर आइन में तरमीम करा ली, आप एक मिनट के लिए कहती भी हैं, तो आज जो आइन इस वक्त मौजूद है इस पे तो सब मुत्तफिक हैं और झगड़ा इसी आइन के ऊपर हो रहा है ना।
एक चीज अगर जमा करा दी या नहीं करा दी, ये क्या साराइयां अगर हो रही हैं और ऐसी कोई चीज है, लेकिन आज कौन सा आइन आपका है जिस आइन को आप फॉलो करके आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, उसकी आप दफा। अच्छा रफत साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप क्या रफत साहब आप क्या कह रहे हैं? ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि आइन में तरामीम हुई, अब मुत्तफिका आइन इस वक्त पार्टी का मौजूद है, उसको तोड़ा है, बहादुराबाद दें, वो ये इल्जाम लगाते हैं। एक बात बता दूं जी देखें, फारूक सत्तार साहब पे एक इल्ज़ाम लगा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा है कि उन्होंने उसमें तरमीम की। मेरे ख्याल में फैसल सब्ज़वारी ने भी और आमिर खान सब ने ये बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने बताए बगैर, एतमाद में लिए बगैर उसमें तब्दीली की। लिहाजा अब ये बात भी कहना दोनों जानिब से हक बजानिब नहीं है दोनों के इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफात बिल्कुल हैं। फारूक सत्तार के मामले पर भी अब इख्तलाफ है और ज़रूरी नहीं है कि फ़ारूक सत्तार को अब कन्वीनर बनाया जाए। अब उनका ये मौक़िफ़ है कि फ़ारूक सत्तार साहब पहले यहाँ आ तो जाएँ, और फारूक सत्तार साहब वादा करने के बावजूद वहाँ जाते नहीं हैं। मेरे ख्याल में जब दोनों भाई भाई हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, जैसे कि ख्वाजा सुहेल मंसूर भी कह रहे हैं, तो फारूक सत्तार गाड़ी में बैठे वहाँ पहुंच जाए, इजलास सदारत शुरू कर दें। 3 मिनट की सदारत उनकी हैसियत से शुरू कर दें। बिल्कुल, बड़ा एमक्यूएम का खासा रहा है। एग्जैक्टली, बड़ा बनने के लिए तो छोटा भी बनना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है ख्वाजा साहब। ये तो पार्टी आपकी, डॉक्टर साहब ने पार्टी तोड़वा दी है जी। फिर इसमें मुझे ये बताइए कि अगर फारूक सत्तार पे वो बज़िद हैं कि वो बहादुराबाद आए, तो जब जनरल वर्कर्स इजलास हुआ था तो वो यहाँ आ जाते, या 18 तारीख को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है उसमें आ जाएं। इसमें कौन सा मसला है कि उन्हें बहादुराबाद ही आना है और बहादुराबाद उस कुर्सी पे बैठ के कोई चीज़ करनी है? तो इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। एक फारूक सत्तार जब जाने लगते हैं, गाड़ी में बैठने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं, उससे 5 मिनट पहले जो है एक नई किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, एक नए किस्म का मामला डाल दिया जाता है। बात यह है कि वो एक बड़ा मतलब कौन डालता है? वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ अनासर है, आप कहते हैं कि वहाँ पहुंच जाएं। ये देखिए, आज का मीडिया जो है माशाल्लाह से आज़ाद है और हर चीज़ को दिखा रहा है। यहाँ भी मीडिया है, वहाँ भी मीडिया है। जिस वक्त फारूक सत्तार जाने लगते हैं, निजी मीडिया को पता चलता है, वो चलाते हैं कि फारूक सत्तार बहादुराबाद के लिए जा रहे हैं। उससे आप 5 मिनट पहले की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी बीपर आप उठाइए और देख लीजिए कि कसूर किसका है। मसलन लास्ट टाइम वो कब जा रहे थे जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई? ख्वाजा साहब लास्ट टाइम वो कब जा रहे? मैं कुछ कहूँ? जी रफत साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को मीडिया पे आने का खुद इतना शौक है? अपने मामला आप वहां तय करने के बजाय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर दूसरा करता है। 46 प्रेस कॉन्फ्रेंस से किए हैं, हर जवाब एक तरफ सवाल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं, एक तरफ से जवाब आता है। मेरे ख्याल में अगर आप लोग इस मसले को खत्म करना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय आप मुझे एक वीडियो कॉल कर एक जगह पर बैठ के इन मामला को तय कर लें। व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर ले ख्वाजा साहब। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से एक जवाब आता है। जिस दिन पहले दिन यहाँ मीटिंग हुई है, जिस दिन हमारा जनरल वर्कर्स इजलास हमने केएमसी ग्राउंड में बुलाया हुआ था, वहाँ पूरी ऊपर राब्ता कमेटी बैठी हुई थी, बातचीत हुई है और हमने जाके इजलास के अंदर हम नहीं गए, लेकिन उससे 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद जब हम जा रहे थे तो उसके बाद मीडिया का क्लिप्स निकालिए और ये देखिए कि किसने वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी तक पीआईबी से तो कोई किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई। फारूक सत्तार भाई ने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारी तरफ से कोई सख्त बयान नहीं जाएगा। अगर वहां से सख्त बयान आ भी रहा है तो हम नहीं देंगे, लेकिन अपना राइट ओके यानी अच्छा आप ये कह रहे थे, मैं मुख्तसरन आप ये कहते भाई भाई हैं, ये भाइयों के खून सफेद हो गए हैं, ये क्या है? एक और नारा भी लग गया, बड़े भाई का छोटा भाई। नहीं, बड़े भाई का छोटा भाई, ये नारा कहाँ से आया सर? और बड़ा भाई कौन है? नहीं, ना भाइयों के खून सफेद हुए हैं, ना भाइयों में कुछ मसला है। कुछ नादान दोस्त हैं जो ये चाह रहे हैं कि एक आदमी जिसने 22 तारीख को एक कुर्बानी दी और 22 तारीख के बाद 23 तारीख को इस महाजिर कौम को, इसके शहीदों को उसने बचा लिया। उस दिन रात को कौन कौन खड़ा था फारूक सत्तार के साथ? कामरान किशोरी भाई, पार्टी जो है कामरान किशोरी भाई। अच्छा नहीं, वो खड़े थे। कामरान टसोरी तो वो मैंने बता दिया आपको कि उस वक्त में आए हैं जब पार्टी की गली से कोई गुजरने को तैयार नहीं था। आप सुन लीजिए मेरी बात, कामरान टसोरी की बात कर रहे हैं। हमारे 22 तारीख को जब ये फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं और उनके साथ जो